दोस्तों, घड़ियों का इनोवेशन समय देखने के लिए हुआ था, बट आज घड़ियां समय बताने के साथ साथ आपका भी समय बताती हैं कि आप कौन हैं, सोसाइटी में आपका स्टेटस क्या है। और रोलेक्स भी एक ऐसा ही ब्रांड है जो सालों से उन लोगों की कलाइयों को सजाता आया है जो इस वर्ल्ड को कांकर कर चुके हैं, जो अपने लाइफ में सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। आज की इस वीडियो में हम रोलेक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अनाथ बच्चे ने दुनिया की सबसे वैल्यूएबल वॉच कंपनी बना दी। रोलेक्स ने कैसे दो वर्ल्ड वार को सर्वाइव किया, कैसे इसने अपने कंपटीशन को बैंकरप्ट तक कर दिया। हालांकि आज पूरी दुनिया में रोलेक्स सबसे महंगी घड़ी नहीं बनाती, फिर भी वो कैसे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है। रोलेक्स ही वो ब्रांड है जिसने दुनिया को मार्केटिंग करना सिखाया, मार्केटिंग के कई सारे लेसन्स दिए। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रिंसिपल और उन बिजनेस लेसन्स के बारे में भी बताऊंगा जो आप रोलेक्स से सीखकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं या फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज मस्ट वॉच फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम, let's deep dive in this video. Rolex watches have long been considered the ultimate symbol of status and power. When I was a kid, 14 years old, 13, 14 years old, in my mind, what it meant to be successful, it was a Rolex watch. Ah. Right. As one of the most prestigious watchmakers in the world, Rolex has built an iconic brand that symbolizes success, precision, and timeless elegance. Known for pioneering the world's first waterproof wristwatch, the Oyster, in 1926, Rolex has since become synonymous with innovation, precision, and luxury. With annual revenues exceeding $8 billion and over 800,000 watches produced each year, Rolex dominates the high-end watch market. बाईस मार्च 1881 जर्मन एम्पायर के किंगडम ऑफ बावरिया में हैंस विल्सडॉर्फ का जन्म होता है। हैंस का बचपन अपने माता एना और अपने पिता जॉन डेनियल के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12 साल की एज में हैंस ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया। माता पिता के डेथ के बाद हैंस अब अपने अंकल के साथ रहने लगे। अंकल ने हैंस का दाखिला एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में कराया। हैंस के अंकल हैंस को शुरुआती दिनों से ही जिम्मेदारी लेना सिखाया। हैंस को मैथमेटिक्स बहुत पसंद थी और वो स्कूल टाइम से ही कई सारे लैंग्वेजेस भी सीखने लगे थे, और ये जो लैंग्वेजेस हैं उनको फॉरेन ट्रेवलिंग के दौरान उनके फ्यूचर में बहुत हेल्प करती हैं। हैंस अपने करियर की शुरुआत एक इंटरनेशनल पीएल्स एक्सपोर्टिंग कंपनी में अप्रेंटिस के रूप में करते हैं। इसके बाद 1900 में उन्होंने कूनो कॉटन नामक कंपनी में एज अ इंग्लिश करस्पॉन्डेंट के रूप में काम किया। यह कंपनी हैंस के लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहीं से हैंस घड़ी बनाने से रिलेटेड और उसे लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने से रिलेटेड काफी कुछ सीखते हैं। यहाँ हैंस को पर डे 100 से ज्यादा पॉकेट वॉचेस की वाइंडिंग और उसके इंस्पेक्शन करने होते थे, जिसके कारण पॉकेट वॉचेस की बारीकियां समझने में हैंस को काफी मदद मिली। इसके बाद 1903 में हैंस को लंदन मूव करना पड़ता है और वहां हैंस एक और हाई क्वालिटी वॉच मेकिंग कंपनी के साथ काम करते हैं। इस कंपनी से हैंस मार्केटिंग, सेल्स, क्वालिटी वॉच प्रोडक्शन से रिलेटेड काफी कुछ सीखते हैं। और अब हैंस को वॉच मेकिंग फील्ड में काफी सालों का एक्सपीरियंस हो चुका था, सो वो इस बिजनेस में खुद उतरने का सोचते हैं। लेकिन इतने पैसे थे नहीं कि वह अकेले बिजनेस स्टार्ट करें, सो उन्होंने अपनी कुछ सेविंग और अपने ब्रदर इन लॉ अल्फ्रेड डेविस से फाइनेंशियल हेल्प ली और विल्सडॉर्फ एंड डेविस नाम से एक कंपनी ओपन कर दी, जहां उनके ब्रदर इन लॉ यानी डेविस को को फाउंडर बनाया जाता है। हैंस का गोल था कि उनको हाई क्वालिटी पॉकेट वॉचेस अफोर्डेबल प्राइस पर कस्टमर को प्रोवाइड कराना है। यह लोग स्विट्जरलैंड से अपनी घड़ियों को यूके में सप्लाई करते थे। उस वक्त रिस्ट वॉचेस मेनली वोमेन्स पहनती थी एज ज्वेलरी, वही मेंस अमूमन पॉकेट वॉचेस को ही प्रेफरेंस देते थे फॉर मोर एक्यूरेट टाइम। लेकिन पॉकेट वॉचेस साइज में बड़ी होती थी और पानी और डस्ट जाने पर जल्दी खराब भी हो जाती थी, इसीलिए हैंस का इंटरेस्ट पॉकेट वॉचेस से ज्यादा व्रिस्ट वॉचेस में था। हैंस 1903 में लंदन आने से पहले ही स्विट्जरलैंड में रहने वाले हरमन एगलर के बारे में जानते थे, जो कि स्मॉल लीवर के साथ हाई क्वालिटी वॉच बनाया करते थे। अब लीवर स्मॉल होने के कारण वॉचेस के साइज को छोटा रखा जा सकता था और इसको एज अ व्रिस्ट वॉच भी बनाया जा सकता था। सो 1905 में हैंस लंदन से स्विट्जरलैंड आते हैं और हरमन एगलर को आज तक का सबसे बड़ा व्रिस्ट वॉच बनाने का ऑर्डर दे देते हैं। इस बड़े ऑर्डर के कारण हरमन और हैंस विल्सडॉर्फ काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस ऑर्डर के साथ साथ हैंस स्विट्जरलैंड के 100 से ज्यादा मशहूर वॉच मेकर से मिलते हैं और उनसे भी व्रिस्ट वॉचेस पे डिस्कशन करते हैं और उन्हें भी सैंपल के रूप में व्रिस्ट वॉच बनाने का ऑर्डर देते हैं। हैंस समझ चुके थे कि पॉकेट वॉचेस के कैटेगरी में एक सैचुरेशन आ चुका है। अगर उन्हें अपने कंपटीटर से आगे जाना है तो उनको कुछ हटकर करना पड़ेगा, और उस वक्त उनको व्रिस्ट वॉच कैटेगरी में काफी अच्छी पोटेंशियल भी दिख रही थी। इसी कारण हैंस परफेक्ट व्रिस्ट वॉच बनाने को लेकर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे। कुछ सालों की मेहनत के बाद हैंस को सफलता मिलती है और हैंस हाई क्वालिटी व्रिस्ट वॉच बनाने में सफल
सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अब वॉच तो बन गई थी, अब बारी आती है सेल्स की। सो हैंस ने अपने सेल्स को भी इंक्रीज किया। घड़ी की क्वालिटी अच्छी होने के कारण लोग उनकी घड़ियों को खरीदने लगे। अब उन्होंने नोटिस किया कि उनके वॉच पे जो उनका ब्रांड नेम है यानी विल्सडर्फ एंड डेविस वो काफी बड़ा है, जो कि अनअट्रैक्टिव सा लग रहा है। सो उनको चाहिए था एक छोटा बट प्रीमियम ब्रांड नेम। अब वो लोग कई सारे अल्फाबेट को अरेंज करते हैं ताकि एक ब्रांड नेम बनाया जा सके। कई महीनों की मेहनत के बाद वो लोग फाइनल एक नाम पर पहुंचते हैं और वो था दोस्तों रोलेक्स। 1908 में विल्सडॉर्फ एंड डेविस को रोलेक्स से रीब्रांड कर दिया गया। आगे चलकर 1910 में रोलेक्स को फर्स्ट व्रिस्ट वॉच स्विस सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला। 1914 में रोलेक्स वॉचेस को लंदन की क्यू ऑब्जर्वेटरी ने क्लास ए रेटिंग दी। रोलेक्स अपने घड़ियों में शुरुआती दिनों से ही क्वालिटी को सबसे ज्यादा महत्व देता था और यही वो कारण है दोस्तों कि धीरे धीरे लोग रोलेक्स पे ट्रस्ट करने लगे। लेकिन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और यूके जर्मनी का दुश्मन बन जाता है। अब हैंस एक खुद जर्मन थे, जिसकी वजह से टेंशन और बढ़ने लगी। साथ साथ यूके ने लग्जरी गुड्स पर 33% का कस्टम ड्यूटी लगा दिया और इसी कारण हैंस को कुछ सालों के अंदर ही अपने रोलेक्स हेडक्वार्टर को लंदन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना पड़ा। वॉर के दौरान रोलेक्स की वॉचेस रिलायबल होने की वजह से मिलिट्री पर्सन में काफी फेमस होने लगी, क्योंकि रोलेक्स तब भी अपने वॉचेस को ऐसे ही डिजाइन करता था कि वो किसी भी रफ एंड टफ सिचुएशन को आसानी से झेल सके। इसी वजह से जहां और सारी वॉच कंपनीज बैंकरप्ट हो रही थी, वहीं रोलेक्स इस वर्ल्ड वॉर के समय भी प्रॉफिटेबल था। अब रोलेक्स हाई क्वालिटी वॉचेस तो प्रोड्यूस कर रहा था, अब उसको जरूरत थी अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की और इसीलिए रोलेक्स ने अपने वॉचेस को फेमस पर्सनालिटीज जैसे सक्सेसफुल एथलीट्स, सक्सेसफुल पर्सन, बिजनेसमैन, एक्टर्स को गिफ्ट करने लगा, जिससे वह ज्यादा और रिच क्लास कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से कनेक्ट करा पाया। रोलेक्स शुरुआत से ही रिच क्लास लोगों को टारगेट करता आ रहा है और आज भी उसकी मार्केटिंग अमीर लोगों के अराउंड ही होती है। इसको आप आगे वीडियो में और अच्छे तरीके से समझेंगे। आगे चलकर 1926 में रोलेक्स ने फुली वाटरप्रूफ वॉच बनाई, जिसको ओयस्टर के नाम से जाना गया। हैंस ने इस घड़ी की मार्केटिंग इतनी बेहतरीन तरीके से की जो रोलेक्स को बहुत कम समय में काफी फेमस बना देता है। एक्चुअली हैंस ने अपने डीलर को रोलेक्स के एक्सक्लूसिव शॉप पर एक फिश एक्वेरियम रखने को बोला और उसमें रोलेक्स ओयस्टर को प्लेस कर दिया, जिससे रोलेक्स की काफी तगड़ी मार्केटिंग लोगों के बीच हुई। अब जो भी कस्टमर रोलेक्स के स्टोर पर आता वह इस वॉच को जरूर देखता। वह नोटिस करता कि एक ऐसी वॉच है जो 24 घंटा पानी में रहती है, एक्वेरियम में रहती है फिशेस के साथ और प्रॉपरली वर्क भी कर रही है। लेकिन इस मार्केटिंग का एक लिमिटेशन था कि केवल वही कस्टमर प्रभावित हो रहे थे जो स्टोर पे आ रहे हो और हैंस चाहते थे कि एक लार्जर ऑडियंस को इस घड़ी के बारे में पता चले और इसीलिए इस आइडिया से भी वह ग्रोथ हैंस को नहीं मिल रही थी जो उनको चाहिए थी। इसी बीच हैंस को मर्सिडीज ग्लिज के बारे में पता चला, जो एक प्रोफेशनल स्विमर थी। 1927 में ग्लिज ने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने का अनाउंसमेंट किया और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस चैनल का था वो था अप्रॉक्स 33 किलोमीटर, जिसको कि ग्लिज पार करने वाली थी। अब जब ये अनाउंसमेंट हुई तो सबकी नजर इस स्विमिंग पे पड़ गई। जगह जगह चर्चे होने लगे। कुछ लोगों को यह असंभव सा लगने लगा और देखा जाए दोस्तों यह स्विमिंग मुश्किल तो थी, इसीलिए यह न्यूज पूरी कंट्री में बहुत तेजी से फैला। इंग्लिश चैनल बेसिकली साउदर्न इंग्लैंड और नॉर्दर्न फ्रांस के बीच अटलांटिक ओशियन का एक चैनल है। अब जब हैंस को इस न्यूज के बारे में पता चला तो वो ग्लिज से मिलते हैं और उनको कन्विंस कर लेते हैं कि स्विमिंग के दौरान वो रोलेक्स ओयस्टर को पहनकर स्विम करें। अब इस लॉन्ग स्विमिंग के दौरान ग्लिज को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए रोलेक्स ओयस्टर को हाथ में पहनने के बजाय उसको एज अ नेकलेस बनाकर ग्लिज के गले में पहनाया जाता है। 10 घंटे की कंटिन्यूअस स्विमिंग के बाद जब ग्लिज इंग्लिश चैनल पार कर लेती है और जब वहाँ रोलेक्स ओयस्टर को देखा जाता है तो सारे लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि वह घड़ी परफेक्टली काम कर रही थी, 1 सेकंड का भी डिले नहीं था। और यह बात जल्दी ही पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है कि एक ऐसी घड़ी है जिसको हम पानी में पहनकर भी यूज कर सकते हैं। और साथ साथ हैंस ने न्यूज़पेपर और रेडियो में भी इस रोलेक्स ओयस्टर की कामयाबी की कहानी प्रिंट किया, एडवर्टाइज किया, जिससे और सारे लोग इस अचीवमेंट के बारे में जाने और रोलेक्स को वन एंड ओनली वाटर प्रूफ के तौर पे देखें। आगे चलकर 1931 में रोलेक्स ने परपेचुअल रोटर बनाया, जो कि सेल्फ वाइंडिंग का मैकेनिज्म रखता था और यह ग्रेविटी और हैंड मूवमेंट की मदद से चलता था, जो कि एक मास्टरपीस साबित हुई। और ये परपेचुअल रोटर वाली घड़ी कस्टमर के लिए और भी कन्वीनियंट थी। रोलेक्स अपने वॉचेस को सक्सेसफुल पीपल और पॉपुलर लोगों को गिफ्ट करता था। इसके साथ साथ हैंस ने रोलेक्स को उन लोगों को भी गिफ्ट किया जो डेयरिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करते थे, जिससे रोलेक्स की पॉपुलैरिटी और बढ़े। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान रॉयल एयरफोर्स, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स है, उसके पायलट अपने वॉचेस की इंफीरियर स्टैंडर्ड इशू को सॉल्व करने के लिए रोलेक्स की वॉच पहनना शुरू करते हैं, क्योंकि रोलेक्स हर रफ कंडीशन में परफॉर्म करने में कामयाब थी। 1944 में हैंस के साथ एक ट्रेजेडी हो गई। एक्चुअली वो अपनी वाइफ को इलनेस के कारण खो देते हैं। आगे चलकर 1945 में रोलेक्स ने अपना नया मॉडल डेट जस्ट लॉन्च किया, जिसमें टाइम के साथ साथ
डेट भी शो करता था। और इसी साल हैंस ने अपने नाम से एक फाउंडेशन भी स्टार्ट किया जिससे वो जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। आगे चलकर 1960 में हैंस ने अपना 100% रोलेक्स का ओनरशिप स्टेक इस फाउंडेशन को दे दिया और तब से आज तक ये फाउंडेशन रोलेक्स को चलाता है और उसे कंट्रोल करता है। अब जब रोलेक्स को एक चैरिटेबल फाउंडेशन ओन करता है तो इसको अपने प्रॉफिट पे कोई भी टैक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ती और इसी कारण रोलेक्स बहुत सारा टैक्स का पैसा बचा पाता है। हालांकि रोलेक्स काफी अच्छा खासा प्रॉफिट परसेंटेज चैरिटी में भी डोनेट करता है। अब जब रोलेक्स को एक ट्रस्ट ओन करता है इसीलिए इसके पास कोई शेयर होल्डर नहीं है और ना ही रोलेक्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिस्क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, जिससे रोलेक्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई लेवल की सिक्योरिटी मेंटेन कर पाता है। रोलेक्स के बिल्डिंग में आपको फोटो लेने की भी इजाजत नहीं है और इस हाई लेवल की सिक्योरिटी की वजह से रोलेक्स अपने कंपटीटर से काफी आगे है क्योंकि ये अपने नए मूव की किसी को भनक तक नहीं लगने देता। अनफॉर्चुनेटली 1960 में ही 79 की एज में हैंस विस्डॉर्फ की मृत्यु हो जाती है। इस वक्त तक रोलेक्स ज्यादातर मैकेनिकल वॉचेस ही बनाता था लेकिन बैटरी ऑपरेटेड वॉच बनाने के लिए कई सारे कंपनीज के साथ मिलकर काम भी कर रहा था। धीरे धीरे रोलेक्स की मेहनत रंग लाई और रोलेक्स ने बैटरी ऑपरेटेड वॉच बनाने में सफलता पा ली। ये बैटरी ऑपरेटेड वॉचेस और भी एक्यूरेट थी मैकेनिकल वॉच के कंपैरिजन में और मैकेनिकल वॉच से कम समय में और कम पैसे में बनाई भी जा सकती थी। धीरे धीरे बैटरी ऑपरेटेड वॉच ने मार्केट को डोमिनेट कर लिया जिसके कारण मैकेनिकल वॉच मेकिंग कंपनी बैंकरप्ट होने लगी। वहीं अपने बैटरी ऑपरेटेड वॉचेस की वजह से रोलेक्स अच्छा प्रॉफिट बना रहा था। 2017 में जोआन वुडवर्ड अपने हस्बैंड पाउल न्यूमैन को न्यूयॉर्क के ऑक्शन से $17.75 मिलियन में रोलेक्स वॉच खरीदती हैं और उन्हें गिफ्ट करती हैं। ये अभी तक सबसे महंगी बेची जाने वाली रोलेक्स की घड़ी है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब रोलेक्स अपनी घड़ियों को इतनी महंगे प्राइस पे बेचता है तो लोग क्यों रोलेक्स की घड़ियां खरीदने के लिए इतना सारा पैसा खर्च करते हैं? देखिए, रोलेक्स कभी भी आपको एक घड़ी नहीं बेचता, वह आपको एक स्टेटस बेचता है। वह रिच लोगों के बीच, अमीर लोगों के बीच आपकी एक पहचान बेचता है। रोलेक्स अपने घड़ियों को हाई क्वालिटी के साथ बनाता है। अपने घड़ियों में 904L ग्रेड की स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करता है जबकि मोस्ट वॉच मैन्युफैक्चरर 316 ग्रेड का स्टील इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए एक रोलेक्स की घड़ी आपके साथ पूरे जीवन भर चलती है। लेकिन अब हाई क्वालिटी मटेरियल यूज करने का मतलब ये तो नहीं कि घड़ियों का प्राइस लाखों में पहुंच जाए। सो रोलेक्स के इतने महंगे होने का एक्चुअल कारण क्या है? देखिए, शुरू से ही रोलेक्स ने अपने ब्रांड को एक एक्सक्लूसिव एंड नॉट इजिली एक्सेसिबल ब्रांड के रूप में दर्शाया है। रोलेक्स ने शुरू से अपने आप को एक वॉच के रूप में नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल के रूप में प्रेजेंट किया है। रोलेक्स वेल्थ का एक नया सिंबल है। आज जिसके पास रोलेक्स है लोग उसको वेल्दी एंड सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देखते हैं। आज आप हर बड़े लोग, हर सक्सेसफुल लोगों को रोलेक्स की घड़ियां पहनते देख सकते हैं। रोलेक्स ने शुरुआत से ही अपनी घड़ी को एज अ स्टेटस सिंबल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। रोलेक्स के एड्स आप क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी ऐसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट में नहीं देखेंगे। रोलेक्स अपने एडवर्टीजमेंट को उसी स्पोर्ट में शो करता है जिसको अमीर लोग देखना पसंद करते हैं, जैसे टेनिस, हॉर्स रेसिंग, फार्मूला 1, गोल्फ एटसेट्रा। इसके साथ साथ रोलेक्स बड़े बड़े सेलिब्रिटी से अपनी घड़ियों को इंडोर्स कराता है, एडवर्टाइज कराता है और इसके लिए उन्हें मोटा पैसा देता है। रोलेक्स अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी बहुत सारा पैसा खर्च करता है ताकि वो अपने इंडस्ट्री में टॉप पर बना रहे। रोलेक्स आज भी अपने वॉचेस को ऑथराइज्ड डीलर से ही सेल करता है और वहां आपको कोई भी ऑफर या डिस्काउंट देखने को नहीं मिलेगा। रोलेक्स अपने डीलर को लिमिटेड सप्लाई देता है जिससे डिमांड हाई बनी रहे। अगर आपको आज रोलेक्स की कोई भी घड़ी लेनी है तो आपको 6 महीने से लेकर 3 साल तक का वेटिंग पीरियड कंपनी की तरफ से देखने को मिल सकता है। ऐसी बात नहीं है कि रोलेक्स डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं कर सकता। बात यह है कि वो करना नहीं चाहता। वो यह नहीं चाहता कि उसकी घड़ी इजीली एक्सेसिबल हो। वह चाहता है कि लोग उसकी घड़ियों के लिए वेट करें जिससे उसके ब्रांड की वैल्यू और बढ़े। और दोस्तों, इसी वेटिंग पीरियड के कारण लोग रोलेक्स को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखते हैं। आज आप कोई भी घड़ी खरीदेंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, कोई बाइक खरीदेंगे, टाइम के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन रोलेक्स के साथ ऐसा नहीं है। अगर आज आपने रोलेक्स की घड़ी खरीदी है और 4 साल बाद अगर आप उसे बेचना चाहते हैं तो उस वक्त के प्राइस के हिसाब से आप उसको बेच पाओगे, क्योंकि उस वक्त जिन लोगों को वो मॉडल लेना होगा उन लोगों के पास 2 ऑप्शन होगा, या तो वो नई घड़ी के लिए 1 से 2 साल का वेट करें या वो पुरानी घड़ी ले लें। अब रोलेक्स की घड़ियां खराब नहीं होती, उस पे स्क्रैचेस नहीं आते, 10 साल बाद भी वो नई जैसी दिखती है ड्यू टू हाई क्वालिटी मटेरियल। सो लोग रोलेक्स को ज्यादातर सेकेंड हैंड लेना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है स्टोर पे। सो अगर आपके पास रोलेक्स की कोई भी घड़ी है तो 10 साल बाद भी आप उसको सेम प्राइस पे बेच सकते हो या उस वक्त का जो भी प्राइस होगा उस पे बेच सकते हो। और इसीलिए रोलेक्स
आज वॉच लवर्स की पहली पसंद है और यही वो कारण है कि जहां अदर कंपनीज बैंकरप्ट हो रही थी, वहीं रोलेक्स अपने हाई क्वालिटी एंड वैल्यू की वजह से शुरू से ही मार्केट को डोमिनेट करता आया है। सो दोस्तों, ये थी रोलेक्स की बिजनेस केस स्टडी। चलिए अब देखते हैं कि इस केस स्टडी से हम क्या क्या चीज सीख सकते हैं और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रोलेक्स से हम क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी सीख सकते हैं। रोलेक्स अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। उसने कभी भी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और सेम क्वालिटी को वो ईयर बाय ईयर कंसिस्टेंटली डिलीवर करता रहा है। आज बहुत सारे दोस्तों ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनका जब एक कस्टमर बेस बन जाता है तो वो ज्यादा लालच में ज्यादा पैसे के लिए वो अपने क्वालिटी को गिरा देते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट बचे, ज्यादा मार्जिन बचे, जिससे लॉन्ग टर्म में उन्हीं के बिजनेस को घाटा होता है। सो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर एक बार भरोसा करके आया है सो उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिएगा। अपनी क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके चलिएगा। दूसरी बड़ी सीख है ब्रांड वैल्यू एंड प्रेस्टीज। रोलेक्स शुरू से ही अपने ब्रांड को लग्जरी और स्टेटस के रूप में स्टेब्लिश करने में सफल रहा है। ऐसे ही आप अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमेशा प्रीमियम पोजीशनिंग पर ध्यान दीजिए और अपने कस्टमर्स के लिए अपने ब्रांड को एस्पिरेशनल बनाइए। तीसरी बड़ी सीख है इनोवेशन विथ ट्रेडिशन। रोलेक्स ने शुरू से ही अपने हेरिटेज और ट्रेडिशन को बनाए रखा, साथ ही साथ इनोवेशन में भी इन्वेस्ट किया। उसने अपने घड़ियों में क्लासिकल डिजाइन के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया। ऐसे ही आप अपने बिजनेस में इनोवेशन पे ध्यान दीजिए ताकि आप अपने मार्केट में रेलेवेंट बने रहें। इसके बाद दोस्तों आता है कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन। रोलेक्स अपने कस्टमर को एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है जिसमें पर्सनलाइज सर्विस और आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विस भी शामिल है। ऐसे ही आप अपने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे फोकस करके उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना सकते हैं। आज दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जिनको लगता है कि उन्होंने अपना माल बेच दिया, उन्होंने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया, उनकी जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको अपने कस्टमर की हर संभव मदद करनी चाहिए जब भी उसको मदद की जरूरत हो। अगर आपके लिए वो संभव है मदद तो वो आपको करना चाहिए, क्योंकि तभी कस्टमर लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा, लॉन्ग टर्म में आपके साथ एक लॉयल्टी बना के रखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। रोलेक्स ने अपने एथोराइज्ड डीलर के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एस्टेब्लिश किया है जिससे प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी और एक्सक्लूसिविटी मेंटेन रहती है। ऐसे ही आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल को स्ट्रॉन्ग और रिलायबल बनाना पड़ेगा जिससे आपका प्रोडक्ट एक प्रॉपर एथोराइज्ड चैनल के माध्यम से आपके कस्टमर तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको और भी बहुत सारी लर्निंग मिलती है। 5 तो मैंने डिस्कस कर दी। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कमेंट बॉक्स को आप यूज करें और अपनी यूनिक लर्निंग हमारे साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। आपका एक कमेंट काफी है यह दर्शाने के लिए कि कितने अच्छे तरीके से आपने इस वीडियो को फॉलो किया है, कितने अच्छे तरीके से इस वीडियो से आपने अपने लिए लर्निंग ली है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। भविष्य में ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमारी ये स्टारबक्स की केस स्टडी। यह भी आपको जरूर पसंद आएगी, आपको कुछ नया लेसन्स देगी। सो आप इसको जाकर देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे किसी और दिन किसी और बिजनेस केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।